जय बच्चे, बोर्ड की विजिबिलिटी क्लियर है? जय। यस सर। यस सर। बच्चों, लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक क्या था, एक बार देख के बताइए जरा। हमने एजियोट्रॉप डिस्कस कर लिया था, एजियोट्रॉप। यस सर। यस सर। हाँ बच्चे, यस सर। एजियोट्रॉप पूरा कर लिया था, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कर लिए थे ना? यस सर कर लिया तो। ठीक है। नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ भी कर लिया था हमने। यस सर। लेकिन आपने बोलता है कि एक बार दोबारा करा दोगे इस क्लास में। नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ दोबारा बताऊंगा, है ना? यस सर। चलो, नेगेटिव डेविएशन के केस में हमने क्या देखा था बच्चों? देखो, अगर हम ग्राफ वाइज बात करें, तो यहाँ पे होता था हमारा वेपर प्रेशर और ये होता था बच्चों मोल फ्रिक्शन। ठीक है। अगर ए का मोल फ्रिक्शन 1 था तो बी का मोल फ्रिक्शन 0 था, और अगर ए का मोल फ्रिक्शन 0 था तो बी का मोल फ्रिक्शन 1 था। ठीक है। इस वैल्यू को हमने कंसीडर करा था पी नॉट ए, इसको हमने कंसीडर करा था पी नॉट बी, और दोनों को ऐड करने पे आता था टोटल प्रेशर। क्लियर? अब अगर मैं ए मान लूं बच्चों नाइट्रिक एसिड और बी मान लूं वाटर को, ठीक है, तो देखो नेगेटिव डेविएशन में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे वैल्यू कम आती है। क्लियर? यानी इसीलिए कर्व कहां से आ रहा है? कर्व नीचे से आ रहा है। अब एक पॉइंट ऐसा जहां पर वेपर प्रेशर मिनिमम है, ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां पर वेपर प्रेशर मिनिमम है। अब वेपर प्रेशर मिनिमम क्यों होता था? हम कहते थे ए बी बी क्या बनना शुरू हो गए हैं, ए बी बनना शुरू हो गए हैं। जब ए बी बनना शुरू हो जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगी तो नंबर ऑफ वेपर्स कम बनेंगे, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा सॉल्यूशन। यही था ना केस बच्चों, याद है बच्चों? याद आ रहा है ये? यस सर। क्लियर? नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ, कर्व नीचे से आ रहा है। नीचे से आने का मतलब क्या है? हमने जो एक्सपेक्ट करा उससे वैल्यू कम आ रही है। कम क्यों आ रही है? क्योंकि ए बी क्या बनना शुरू हो गए हैं? ए बी बनना शुरू। अगर ए बी बनना शुरू हो गए तो क्या होगा? जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो स्ट्रांग होनी शुरू, और इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम ए बी मिलेंगे। इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम ए बी मिलेंगे। अगर इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम ए बी मिलेंगे तो क्या होगा? वेपर प्रेशर इज मिनिमम। और अगर वेपर प्रेशर मिनिमम है तो क्या होगा? टेल मी। बताओ बच्चों, अगर वेपर प्रेशर मिनिमम है तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट विल बी मैक्सिमम। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो इसे कहते थे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और इस टाइम पे अगर आप कंपोजिशन देखोगे तो कंपोजिशन होती थी 68% निट्रिक एसिड, ठीक है, प्लस 32% वाटर। तो यहाँ पे फॉर्म होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यहाँ पे फॉर्म होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ए बी और एजियोट्रॉप, तो अगर ए निट्रिक एसिड है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 359.5 केल्विन। बी वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15 केल्विन। और जो एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट है वो होता था 393.5 केल्विन। तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हो बच्चों कि ए और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आता है एजियोट्रॉप का, इसीलिए इसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं।
ठीक है। और क्योंकि आपने क्या बोला था, क्योंकि इस कॉम्पोजिशन पे सारे के सारे ए बी बनना शुरू हो जाते हैं, तो इस कॉम्पोजिशन पे हम क्या कह सकते हैं, इस कॉम्पोजिशन पे क्या होगा बच्चों, इस कॉम्पोजिशन पे क्या उसे हम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं? नो सर। नो सर। क्या इस कॉम्पोजिशन पे इसे सेपरेट करा जा सकता था डिस्टिलेशन से बच्चों? नो सर। नो सर। क्लियर? क्योंकि ये सारे के सारे ए ए बी क्या बन चुके हैं, ए। ये ग्राफ नोट कर लो बच्चों, नोट कर लिया था? यस सर। ठीक है, ये केस नोट कर लिया था? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। जल्दी करो, नोट नहीं करा तो जल्दी से नोट कर लो। कर लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद कंसेप्ट 4। कंसेप्ट 4 क्या है बच्चों? कंसेप्ट 4 इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज इसे डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों? कहते हैं दीज आर दोज प्रॉपर्टीज of ideal solution which depend upon number of solute particles, which depend upon number of solute particles but not on the nature of solute particles. Here, तो qualitative properties किसे कहते हैं बच्चों? कहते हैं these are those properties of ideal solution। ये वो properties हैं ideal solution की जो number of particles पर डिपेंड करती हैं बट nature of particles पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ध्यान से देखो। These are those properties of ideal solution which depend upon number of solute particles but does not depend upon nature of solute particles। इसका nature से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। यस ये सर। बड़ी सिंपल सी बात है यार, जो नंबर ऑफ solute पार्टिकल्स पर डिपेंड करे। तो ऐसी 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है जो हमें पढ़नी है बच्चों। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। Second is elevation in boiling point। Elevation in boiling point। Third is depression in freezing point। फोर्थ इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके अंदर बच्चों जब हमने कंसेप्ट 2 पढ़ा था, याद है आपको? राउंड्स लॉ जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आया था। यस और नो? यस सर। है ना? तो यहाँ पे हमने क्या समझा था कि हम जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हैं तो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है, क्योंकि कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट को सरफेस से हटा देते हैं। क्योंकि कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट को सरफेस से हटा देते हैं, इसीलिए सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है। ये हम रिलेटिव लोअरिंग में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली हम ये 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और जिसमें से आज मैं ट्राई करूंगा इन दोनों को खत्म करना, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। क्लियर? तो पहले इसे नोट डाउन करो, फिर हम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट करें। नोट डाउन करो बच्चे।
हो गया बच्चों, क्लियर नोट डाउन? यस सर। Yes, sir. चलो हेडिंग डालेंगे सब, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट को समझना है। नाउ व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? Boiling point is temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. ठीक है, ये डेफिनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हो। जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। यस और नो बच्चों, याद है? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें मैंने दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट बताए थे। एक था नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हम क्या करते थे, जो एक्सटर्नल प्रेशर है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं, और जो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट है उसमें हम एक्सटर्नल प्रेशर को 1 बार। क्लियर? तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के समय 1 एटमॉस्फेयर और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट के समय 1 बार। अब देखो बच्चों, होता क्या है बॉइलिंग पॉइंट के समय, एक चीज याद रखना, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप सबको पता होना चाहिए। जैसे वेपर प्रेशर में हमने पढ़ा था कि जब आप किसी लिक्विड को हीट करोगे या हाई टेम्परेचर पर ले जाओगे तो उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखोगे। बॉइलिंग करते समय हम कंटिन्यूअसली हीट कर रहे होते हैं, तो नो डाउट उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती है। बट बॉइलिंग के समय जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है वो सरफेस के नीचे से ही स्टार्ट होता है। बॉइलिंग कभी भी परफेक्टली क्लोज कंटेनर में नहीं हो सकती, याद रखना। बॉइलिंग कभी भी परफेक्टली क्लोज कंटेनर में नहीं हो सकती, क्योंकि बॉइलिंग की जो कंडीशन है उसमें इवेपोरेशन लिक्विड की सरफेस के नीचे ही शुरू हो जाता है। आप अगर वाटर को भी बॉयल होते हुए देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो वेपर्स हैं वो लिक्विड की सरफेस के नीचे फॉर्म हो गए हैं और वो बबल्स बनते हुए बाहर आ रहे हैं। क्या बनते हुए बाहर आ रहे हैं बच्चों? बबल्स। देखा है आपने, कभी ऑब्जर्व करा है? Yes, sir. बुलबुले से बन रहे होते हैं। बुलबुले कहाँ बन रहे हैं? वो तो लिक्विड की सरफेस के नीचे बन रहे हैं, मतलब लिक्विड जो था वो सरफेस के नीचे ही वेपर बन गया। अब ये तभी हो सकता है जब आपके कंटेनर परफेक्टली क्लोज ना हो। क्यों? क्योंकि उसी केस में नीचे वाला जो पार्ट है, जो भी बॉडी आप ले रहे हो या जो भी कंटेनर आप ले रहे हो, उसका जो नीचे वाला पार्ट है उसका टेम्परेचर हाई होगा और जो ऊपर वाला पार्ट है उसका टेम्परेचर कम होगा। तो नीचे वाले पार्ट को ज्यादा हीट मिल रही है, इसीलिए इवेपोरेशन लिक्विड की सरफेस के नीचे से स्टार्ट हो जाती है। और जो बॉइलिंग है, मतलब जो बबल फॉर्मेशन है या जो इवेपोरेशन है, जब वो लिक्विड की सरफेस के नीचे हो जाता है तो जो वेपर्स हैं वो लिक्विड की सरफेस के नीचे से बनते हुए बबल बनते हुए ऊपर आते हैं। बट इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता है, या वेपर प्रेशर के समय ऐसा नहीं होता। वहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिक्विड को ले जाकर रख दिया, 20 से 50 पे ले जाकर रख दिया, 20 से 100 पे ले जाकर रख दिया। वहां पर इवेपोरेशन जब होता है तो सरफेस से ही वेपर्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो परफेक्टली क्लोज कंटेनर होता है। अगर परफेक्टली क्लोज कंटेनर में बॉइलिंग कराने की कोशिश करोगे, चारों तरफ से बंद करके अगर क्लोज कंटेनर लो और उसमें बॉइलिंग कराने की कोशिश करोगे तो लिक्विड्स की डेंसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि लिक्विड वेपर बनता जाएगा। वेपर की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, लिक्विड की डेंसिटी कम होती जाएगी, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बढ़ता जाएगा। अगर लिक्विड वेपर बनता जाएगा तो भैया लिक्विड के बीच का स्पेस बढ़ता जाएगा। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो क्या होता है, ध्यान से सोचना, मतलब सोचना भी क्या, देखना अगर आप देख सकते हो तो। प्रैक्टिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पानी का ना मेनिस्कस होता है, मतलब पानी का लेवल अगर आपको दिख रहा है, मतलब एक प्लास्टिक की बोतल आप ले ली, उसमें आपको पानी का लेवल दिख रहा है, तो उसे मेनिस्कस कहते हैं। मेनिस्कस मतलब क्योंकि वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग है, इसलिए वो लिक्विड आपको एक साथ दिख रहा है।
अगर आप वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक करते चले जाओगे, क्योंकि लिक्विड से वेपर बनता जा रहा है और इवेपोरेशन होता जा रहा है, तो लिक्विड वेपर बनता जाएगा, लिक्विड की डेंसिटी कम होती जाएगी। थोड़ी देर के बाद वो लिक्विड और वेपर पूरी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी, यानी कोई मेनिस्कस नहीं होगी, कोई ऐसी बाउंड्री नहीं होगी जो लिक्विड को सेपरेट कर रही है जो बता रही हो कि इसके नीचे पूरा लिक्विड है। नहीं, अगर आपने परफेक्टली क्लोज कंटेनर लिया और परफेक्टली क्लोज कंटेनर में बॉइलिंग कराने की कोशिश करी तो क्या होता है, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है क्योंकि लिक्विड वेपर बनता जाता है और वेपर की डेंसिटी बढ़ती है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से लिक्विड और वेपर थोड़ी देर के बाद एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है और उसके बाद लिक्विड का कोई मेनिस्कस आपको नहीं दिखेगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? यस सर। सबको क्लियर हुआ? तो वैसे हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको पहले तो बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए और बॉइलिंग पॉइंट के समय जो इवेपोरेशन है वो लिक्विड की सरफेस के नीचे से शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉइलिंग कभी भी परफेक्टली क्लोज कंटेनर में नहीं होती, ठीक है। उस जो भी कंटेनर होगा उसमें नीचे वाले पार्ट का टेम्परेचर हाई होगा, ऊपर वाले पार्ट का टेम्परेचर लो होगा, ठीक है, तभी बॉइलिंग हो सकती है। चलो, ये सब बातें थी प्रैक्टिकली समझने वाली। अब हम समझने जा रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बच्चों, इसे ग्राफ से समझाया गया है। हमें ग्राफ लिया बच्चों, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, या टेम्परेचर के बीच में, सॉरी नॉट मोल फ्रैक्शन, और ये मार्क है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये मेरा सॉल्वेंट है बच्चों और ये मेरा सोल्यूशन, दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज सोल्यूशन। देखो दोनों को सेम टेम्परेचर पर रखा है, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, देख पा रहे हैं सारे बच्चे, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, दिख रहा है आपको? यस सर। सेम टेम्परेचर पे भाई सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है। अब समझते हैं क्या रीजन है, क्यों बच्चों सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है? बिकॉज सोल्यूशन के केस में क्या प्रेजेंट है, सोल्यूशन के केस में प्रेजेंट है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स, और ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स क्या करते थे, सरफेस से सॉल्वेंट को हटा देते थे। जब सरफेस से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हट जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, अगर सरफेस से सॉल्वेंट के पार्टिकल हट वेपर जाएंगे प्रेशर तो कम बनेगा। प्रेशर कम हो जाएगा, यस और नो? यस सर। यस सर। अब मुझे क्या करना है, मुझे बॉईल करना। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब मुझे इसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना, और इसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है। जाहिर सी बात है, वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या करा जाए, टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो सबसे पहले सॉल्वेंट के साथ स्टार्ट, सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा, सॉल्वेंट का प्रेशर बढ़ता गया, और इस पॉइंट पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, इस पॉइंट पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो, तो इसे बोला गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसे क्या बोला गया बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? सेम चीज अब सोल्यूशन के साथ ट्राई करी गई। सोल्यूशन के केस में वेपर प्रेशर कम था, तो इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने के लिए मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो इस केस में और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया गया, और फिर एक पॉइंट आया जब जाकर इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जिस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ उस टेम्परेचर को बोला गया पीवी, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। क्लियर? यानी सोल्यूशन के केस में मुझे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ गया, क्यों भाई? क्योंकि सोल्यूशन के केस में क्या प्रेजेंट था, सोल्यूशन के केस में प्रेजेंट था नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल,
और ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल क्या कर रहा था, सोल्यूशन के केस में क्या प्रेजेंट था, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल, और ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या कर रहा था, ये खुद तो वेपराइज हो वेपर नहीं रहा प्रेशर था। कम। हाँ, ये खुद तो वेपराइज हो नहीं रहा था बच्चों, जो सॉल्वेंट वेपराइज हो रहा था उसको भी इसने सरफेस से हटा दिया था, जिसकी वजह से सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था। दिस इज टीबी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो देखा यह गया कि सॉल्वेंट की रिस्पेक्ट में सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, सॉल्वेंट की रिस्पेक्ट में सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, और इसे नाम दिया गया बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में क्यों आ रहा है बच्चों? पहले तो किसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आया, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा है। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा क्यों आया, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा क्यों आया, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट थे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स ने सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम कर दिया था, इसीलिए सोल्यूशन के केस में ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा, और तब जाके इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। टीबी क्या है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। यहां तक क्लियर हो रहा है? यस सर। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। अब डेल्टा टीबी को एक और तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। बोला जाता है डेल्टा टीबी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पूछा गया ऐसा क्यों, व्हाई डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो इसमें क्या बोला जा रहा है बच्चों, ध्यान से सुनो। मोलैलिटी हमें क्या बताती है, मोलैलिटी टेल्स अबाउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यस और नो? यस सर, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बताता है। यस सर। बच्चों वॉइस आ रही है? यस सर। सॉरी बच्चों, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, ठीक है, वाईफाई में कोई दिक्कत थी थोड़ी सी। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। मैं बता रहा था बच्चों डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी।
मैंने बोला मोलैलिटी जितनी ज्यादा होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट उतना ज्यादा होगा। यस और नो? बोलो बच्चों, मोलैलिटी अगर ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ज्यादा होंगे। किसके अंदर? सोल्यूशन के अंदर। सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट जितना ज्यादा होगा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना कम होगा, और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना कम होगा मुझे उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। यस और नो? बच्चों मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। बोलो ना यार, रिप्लाई नहीं कर रहे आप। मैंने कहा मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है ये डिफरेंस, समझ पा रहे हो आप लोग? अगर यहाँ पर सल्यूट ज्यादा हुआ, मोलैलिटी सल्यूट के बारे में बताती है, अगर यहाँ सल्यूट ज्यादा हुआ तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना कम होगा मुझे उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। यानी ये जो डिफरेंस है, यानी ये जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है, ये आगे जाता चला जाएगा, ये जो डिफरेंस है ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये डिफरेंस सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है कि मोलैलिटी कितनी। मोलैलिटी अगर ज्यादा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ज्यादा है, अगर सोल्यूट के मोल ज्यादा है तो क्या होगा? सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, कम हो क्योंकि जाए। सरफेस से हटा दें। यहाँ तक क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट हम लेते हैं, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड केबी। ठीक है, और केबी को हम कहते हैं बच्चों मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, वेयर केबी इज अ कांस्टेंट। अब केबी को डिफाइन करने की बात आती है तो हम क्या कहते हैं? अगर मोलैलिटी को 1 रख दिया जाए, इफ m इज इक्वल टू 1, देन डेल्टा टी इज इक्वल टू केबी। तो इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट when molality of the solution is unit, when the molality of the solution is unit, जब मोलैलिटी सोल्यूशन की क्या मान ली जाए? 1, तो ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल। ठीक है, यूनिट की बात करो, केबी की यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट होती है बच्चों केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, और केबी का एक और फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, इसे देखना। आर टी बी स्क्वायर आर टी बी स्क्वायर इंटू एम अपॉन डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन इंटू 1000। क्लियर? आर टी बी स्क्वायर इंटू एम, क्लियर, अपॉन डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन इंटू 1000। अब आर क्या होता है? आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, टी क्या होता है? टी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एम क्या होता है? एम इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है बच्चों जो बहुत रेयरली यूज होगा। ठीक है, बट आप इसे लिख लीजिए क्योंकि कॉम्पिटिटर्स में तो यूज होता ही होता है। क्लियर? तो ये केबी को फाइंड करने का एक और फॉर्मूला है, बट आपको अभी जो याद रखना है इसको छोड़ के बाकी सारी चीजों पर ज्यादा फोकस करें। ये फॉर्मूला अभी इतना यूज नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. करो करो करो।
कर लिया बच्चों, नोट कर लिया? सर एक मिनट। हो गया सर। हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्लियर है सबको? यस Yes, sir. ठीक है। एलिवेशन का रीजन हमें समझ में आया। देखो बच्चों, एलिवेशन का मतलब कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा है, और रीजन कि सोल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर कम है और तभी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। नेक्स्ट इज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। देखो बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, या फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसके लिए आपको फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? किसी बच्चे को पता है? फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है बच्चों, टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड coexist. Solid and liquid coexist. That is, the vapor pressure of the solid, that is the vapor pressure of the solid becomes equal to the vapor pressure of liquid. The vapor pressure of solid becomes equal to the vapor pressure of liquid. क्या कहते हैं बच्चों? जिस टेम्परेचर पे सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है। तो एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है हमारी कि भैया हम सोचते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट के समय पूरा का पूरा लिक्विड सॉलिड बन जाता है। जी ऐसा नहीं होता। किसी भी लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट की जब बात होती है तो लिक्विड भी एग्जिस्ट करता है बच्चों, सॉलिड भी एग्जिस्ट करता है, यानी लिक्विड एंड सॉलिड बोथ कोएग्जिस्ट। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको ये भी बता दूं, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम हो। ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब सॉलिड लिक्विड कोएग्जिस्ट करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट में भी दोनों ही कोएग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। अब फ्रीज करने का मतलब ये तो आप जानती हैं, व्हेन यू आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। भाई अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो लिक्विड सॉलिड बनना शुरू होगा, यस और नो? अब जैसे जैसे लिक्विड सॉलिड बनता जा रहा है तो जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर और जो सॉलिड बन गया उसका वेपर प्रेशर, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट के वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। आ रहा है बच्चों समझ में? जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड बना, सॉरी लिक्विड बचा और जो सॉलिड बना, आपने लिक्विड लिया, टेम्परेचर कम करना शुरू करा, लिक्विड से सॉलिड बनना शुरू होता है। क्लियर? अब मान लीजिए एक ऐसा टेम्परेचर आ गया, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आप देख रहे हो कि लिक्विड जो बचा है और जो सॉलिड बना है उनके वेपर प्रेशर इक्वल है।
तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये भी हमें देखो ग्राफ से ही समझना है। यहाँ पर भी ग्राफ वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में है। और ये हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा सोल्यूशन है। अब मैं टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट कर दूं। डिक्रीज करते करते मुझे एक ऐसा पॉइंट दिखा जिस टेम्परेचर पे इस सॉल्वेंट का जो लिक्विड पार्ट था और जो सॉलिड पार्ट था, क्लियर, वो दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो चुका है इस पॉइंट पे। यानी इस पॉइंट को मैं कह दूंगा बच्चों T नॉट F। T नॉट F यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। T नॉट F यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर बच्चों? आपने Yes. टेम्परेचर डिक्रीज करा, सॉल्वेंट का जो भी वेपर प्रेशर था आप देख सकते हो सोल्यूशन से ऊपर है ना? यानी क्योंकि सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट के केस में आपने टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू करा। एक ऐसा टेम्परेचर आया जब आपने देखा जो सॉल्वेंट में सॉलिड है और जो लिक्विड है उनके वेपर प्रेशर क्या हो गए? इक्वल हो गए। क्लियर? लिक्विड से सॉलिड बनता गया बनता गया बनता गया। इस पॉइंट पे जो लिक्विड और सॉलिड पार्ट है उनके वेपर प्रेशर इक्वल है। इस पॉइंट को हमने कहा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. सेम चीज मैंने सोल्यूशन में ट्राई किया। अब सोल्यूशन के केस में मुझे टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज करना पड़ा। क्यों ज्यादा डिक्रीज करना पड़ा? क्योंकि सोल्यूशन के केस में इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट, और उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से, उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से सॉल्वेंट पार्टिकल्स आसानी से जुड़ नहीं पा रहे थे। देखो होता क्या है सोल्यूशन के केस में, जब हम बात करते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसमें अभी क्या होता है, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसके अंदर खुद तो वो वेपराइज होगा नहीं, उसके तो वेपर्स बनेंगे नहीं, बट जो वोलेटाइल सॉल्वेंट था जो वेपराइज हो सकता है उसको भी उसने सरफेस से हटा दिया। यस और नो? याद आ रहा है? Yes. अब जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे थे उनके बीच में बार बार क्या आता चला जाएगा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पर तो प्योर सॉल्वेंट था तो इसको जोड़ना आसान था। सोल्यूशन के केस में कंट्रीब्यूशन सॉल्वेंट का ही है, क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ही है, सॉल्यूट का तो कोई वेपर प्रेशर ही नहीं है। क्लियर? बट वो सॉल्वेंट जब जुड़ने जाएगा तो उसके बीच में बार बार नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स आएंगे, इसलिए वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आसानी से एसोसिएट नहीं हो पाते। और सॉल्यूशन के केस में उन सॉल्वेंट को क्या करना, सॉलिडिफाई करना यानी सॉलिड बनाना मुश्किल हो जाता है। वहां पर ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता है, तब सॉल्यूशन के अंदर जो सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट है उनके वेपर प्रेशर इक्वल। तो यहाँ पर मुझे ज्यादा टेम्परेचर क्यों डिक्रीज करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट, उसकी वजह से क्या दिक्कत हो रही है? सॉल्वेंट सॉलिडिफाई हो रहे हैं, उनके बीच में बार बार नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में इंटरेक्शंस प्रॉपर्ली सेटअप नहीं हो पा रहे। क्लियर हो रहा है बच्चों? Yes, sir. यहाँ पे समझ में आया प्रॉब्लम क्या है? इसीलिए सोल्यूशन के केस में टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज करना पड़ता है और इसे बोला जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ। क्लियर? तो डेल्टा टीएफ यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज इक्वल टू टीएफ माइनस टी नॉट एफ। टीएफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और टी नॉट एफ क्या है बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, समझ में आया सबको सोल्यूशन में प्रॉब्लम क्या हुई है, सोल्यूशन में क्यों टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज करना पड़ गया? सोल्यूशन में सॉल्यूट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वेपर प्रेशर की टर्म, बट जो उसके अंदर सॉल्वेंट है उसे वो आसानी से जुड़ने नहीं दे। क्लियर? उसके इंटरेक्शंस को आसानी से सेटअप नहीं होने दे रहा, इसलिए सॉल्वेंट के केस में टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज, सोल्यूशन के केस में टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज करना पड़ा ताकि सॉल्वेंट के इंटरेक्शंस और स्ट्रांगली सेटअप हो पाए और वो आसान और स्ट्रांगली सॉलिडिफाई हो पाए। क्लियर हुआ है बच्चों? नहीं आया समझ में? भी क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. क्लियर है? ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर सेम चीज आती है, डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी।
क्यों भाई? क्योंकि अगर सॉल्यूट के पार्टिकल सोल्यूशन में ज्यादा हुए तो आपको और ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ सकता है, और ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा तब जाके वो सॉल्वेंट जो सॉलिडिफाई हो पा रहा है वो हो पाएगा। क्योंकि अगर सोल्यूट ज्यादा होगा तो इंट्रैक्शन सेटअप करना और मुश्किल होता चला जाएगा। क्लियर? सॉल्वेंट को जोड़ना और मुश्किल होता चला जा सॉल्वेंट को जोड़ना और मुश्किल होता चला जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो सोल्यूशन के केस में सल्यूट की सारी कहानी है। अगर सल्यूट ज्यादा है तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, तो मुझे टेम्परेचर और ज्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हो। सल्यूट कम है तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कम हो। क्लियर बच्चों? यस सर। अब डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होता है? के एफ इंटू मोलैरिटी। के एफ क्या होता है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एक बार चेक कर लेना बच्चे, क्राइगोस्कोपिक है, क्राइगोस्कोपिक है या क्राइगो ही है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना नाम इसका, क्राइगोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर? तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इनटू मोलैरिटी। डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोलैरिटी। समझ में आ रहा है क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों? Yes, sir. मोलैरिटी ज्यादा तो Yes, sir. सल्यूट ज्यादा, सल्यूट ज्यादा तो मेरे को ज्यादा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तब जाके इसका जो लिक्विड और सॉलिड पार्ट है उसका प्रेशर इक्वल होगा। क्लियर? अभिषेक है क्लास में? यस सर। ठीक है अभिषेक, क्लियर हो गया आपको ये? यस सर। चलो नेक्स्ट आगे देखो। अब इसे डिफाइन करने की बात आती है, तो फिर से अगर मोलैरिटी को 1 रख दिया तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे? KF is defined as the depression in freezing point, the depression in freezing point when molality of solution is unity. Molality of solution is unity. ठीक है, दिस इज डेफिनेशन। और KF भी सेम वैसे ही बच्चों जैसे हमने थोड़ा पहले डिस्कस करा था। KF का भी एक रिलेशन है। ठीक है, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और M इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? KF का भी सेम KB की तरह एक रिलेशन। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस सर। ठीक है। इसे नोट करो बच्चों, लीव मत करना। ठीक है, मैं आपको टेस्ट के बारे में बताऊंगा अभी।
सबने नोट कर लिया बच्चों? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, तो थर्सडे को बच्चों हम टेस्ट रख रहे हैं अपना, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि क्लास भी अगर पॉसिबल है तो क्लास भी ले लें और टेस्ट भी कर लें, ठीक है। थर्सडे को 4 to 5 या 4 to 5 में ट्राई करूंगा क्लास, और 5 to 6 आपका टेस्ट, ठीक है। क्लास थोड़ी सी डाइसी है, टेस्ट तो कंफर्म है। मैं ट्राई करूंगा कि क्लास भी हो और टेस्ट भी हो। क्लियर बच्चों? तो थर्सडे को 5 to 6 में टेस्ट में कंसेप्ट 1 से कंसेप्ट 3 के सारे क्वेश्चंस आपके पास होंगे बच्चों, ठीक है। सर वो टेस्ट कैसे होगा, मीन्स कौन से प्लेटफॉर्म में? क्या बच्चे? सर टेस्ट मीन्स कैसे होगा? टेस्ट का क्वेश्चन पेपर आपको 355 पे आपको भेजा जाएगा, ठीक है। आपके व्हाट्सएप यानी जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में आपके पास 355 पे टेस्ट पेपर आ जाएगा, और 5 o'clock तक आपको पीडीएफ बना के सबमिट करना हो। मैं 350 पे ही भेज दूंगा 10 मिनट पहले, ताकि आप 4 बजे तक अपना पेपर स्टार्ट कर दें। 45 से 50 मिनट्स का टेस्ट होगा, और 5 मिनट आपके पास होंगे उसका पीडीएफ फॉर्मेट बना के आपको जो भी नंबर दिया जाएगा उस पर सेंड करना। क्लियर बच्चे? ओके सर, मीन्स कॉपी में लिख के फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको देना पड़ेगा। हाँ, आप कॉपी में लिख के करना चाहें या किसी शीट में लिख के करना चाहें, शीट का फोटो खींच के पीडीएफ बना के आपको भेजना है। बट प्लीज चिटिंग विटिंग ना करिएगा, आपका ही फायदा, आपका नुकसान है बच्चों। आज नहीं तो कल ऑफलाइन क्लासेस फिर शुरू होंगी, तो जब टेस्ट होंगे तब आपका बुरा हाल हो जाए। इससे अच्छा है कि आप अभी छोटे छोटे टेस्ट हो रहे हैं 3-3 कंसेप्ट के, आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करें। क्लियर बच्चों? क्लियर है? यस सर। Yes. ठीक है, ओके। तो ये हमारा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट आज खत्म होता है। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर है। थर्सडे को क्लास होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद इनके एप्लीकेशंस को भी मैं थर्सडे को ही खत्म करने की कोशिश करूंगा, इसकी जो एप्लीकेशंस है, और ट्राई करेंगे इस पे जितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं। फिर इस चैप्टर का एक लास्ट कंसेप्ट बच जाएगा, एब्नॉर्मल मोलर मास। थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सैटरडे से, शायद अगर थर्सडे क्लास हो जाती है तो सैटरडे से हम एब्नॉर्मल मोलर मास स्टार्ट कर लेंगे। सैटरडे को न्यूमेरिकल्स खत्म करके एब्नॉर्मल मोलर मास स्टार्ट हो जाए, ठीक है बच्चों? क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आप लीव कर सकते हो बच्चों। बाय बाय। बाय बच्चों, बाय।